नमस्कार दोस्तों। तो आ गया है आपका दोस्त, आपका साथी एजे, एक बार फिर से आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को लेकर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शायद ही आपको पता हो कि इस दुनिया में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन में लगभग 15,000 लोगों के फ़ोन टैप किए गए थे और जिसमें 11 साल पहले दफन हुई एक लाश को भी निकाला गया था। यह एक ऐसा केस था जो सबसे लंबे समय तक चला और पैसों के मामले में सबसे खर्चीला था, जिसमें हजारों लोग एज ए वॉलंटियर जुड़े थे जिन्होंने बिना पैसे के काम किया था। यह कहानी शुरू होती है इटली के बॉम्बे डी सोपरा नामक स्थान से। जैसा कि आपको पता ही है कि इटली में पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इस शहर में लगभग 10 से 12 हज़ार लोग ही रहा करते थे। वहाँ एक 6 लोगों का परिवार भी रहता था। माँ बाप और 4 बच्चे थे। पिता आर्किटेक्ट थे और माँ एक टीचर थी। बच्चों में एक 13 साल की यारा गैम्बिरेशियो और 15 साल की कीबा गैम्बिरेशियो और 2 लड़के थे। परिवार खुशहाल था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। छोटी लड़की यारा जिम्नास्टिक में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। माता पिता ने इसका एडमिशन एक जिम सेंटर में करवा दिया जिससे वो अपने शौक़ और पैशन पूरे कर सके। माँ बाप बच्चों को बहुत सपोर्ट करते थे। अब बच्ची यारा शाम को 5 बजे स्कूल के बाद उस जिम्नास्टिक सेंटर में जाने लगी। वह सेंटर घर से मात्र 700 मीटर की दूरी पर था। यारा 11 बजे सुबह स्कूल जाती है और शाम को जिम्नास्टिक सेंटर, और एग्जैक्ट 7 बजे तक घर वापस आ जाती थी। 26 नवंबर 2010 को यारा स्कूल जाती है और वहाँ से लौटने के बाद जिम्नास्टिक सेंटर जाती है और जाने से पहले अपने माँ से ये बात बोल कर जाती है कि माँ, मैं जिम्नास्टिक सेंटर जा रही हूँ। सेंटर से 6:45 पर वह घर के लिए वापस निकलती है, लेकिन 7 बजे तक वह घर वापस नहीं आती, जबकि वह प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे घर वापस आ जाती थी। 7 बजे माँ उसको फ़ोन करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता और वह फ़ोन वॉइस मेल पर ट्रांसफ़र हो जाता है। माँ को चिंता होने लगी। माँ ने पता किया तो पता चला वह तय समय पर सेंटर से निकल चुकी है। यह बहुत अजीब बात थी। 7:20 पर पिता ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। क्योंकि इस शहर की आबादी बहुत ही कम थी, इसलिए क्राइम बहुत कम होता था। जब कोई पुलिस को फ़ोन करता था तो वह फ़ोन मजिस्ट्रेट को होते हुए पुलिस तक जाता था। यारा के पिता यारा को फ़ोन किया तो यह फ़ोन भी मजिस्ट्रेट ने सुना था। यहाँ की मजिस्ट्रेट थी जिनका नाम था निकीजिया युगेरी, जो 45 साल की एक बहुत ही तेज़ तर्रार महिला थी जो 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रही थी। यारा के पिता पुलिस को बताते हैं कि मेरी बेटी का सेंटर यहाँ से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। वापस नहीं आने पर जब यारा को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा है। पता करने से पता चला कि वह तो 6:45 पर घर के लिए निकल चुकी है। मजिस्ट्रेट निकेजिया युगेरी इनके घर आती हैं अपनी टीम के साथ और यारा के बारे में ज़रूरत की जानकारी इकट्ठा करती हैं, जैसे उसका हुलिया क्या था, उसने कपड़े कौन से पहने थे और उसकी टाइमिंग क्या थी, कितने बजे जाती थी, कितने बजे आती थी, और उसका एक फ़ोटो भी ले लेती हैं। फिर युगेरी अपनी टीम को लेकर उस जिम सेंटर पर जाती हैं और जिम के स्टाफ और ट्रेनर से पूछताछ करती हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि शाम को निकलते वक्त यारा किसी से बात कर रही थी जो लाल कलर की वैन में था। इसके बाद युगेरी ने खोजी कुत्तों की मदद ली और कंट्रोल रूम को भी फ़ोन की लोकेशन और डिटेल पता करने के लिए आदेश दिए। पुलिस को संदेह था कि जिम सेंटर और घर के बीच में ही कुछ न कुछ हुआ है। खोजी कुत्तों ने आते ही इधर उधर सूंघना शुरू कर दिया, पहले तो जिम सेंटर में और उसके बाद जिम से घर के उल्टे रास्ते की तरफ वो चल दिए। अब पुलिस को लगा कि यह मामला शायद किडनैपिंग का भी हो सकता है। यह रास्ता मैपिलो गांव की तरफ जा रहा था। गांव पहुंचकर कुत्ते रुक जाते हैं। कंट्रोल रूम से भी पता चला कि यारा की लास्ट लोकेशन मैपिलो गांव ही थी। यारा ने लास्ट मैसेज अपने एक दोस्त को 6:45 पर किया था, जिसमें लिखा था, हम संडे को सुबह 8 बजे मिलेंगे। और वर्तमान का दिन मतलब आज का दिन शुक्रवार था। सबसे पहले यह देखा गया कि उस समय कितने फ़ोन वहां पर एक्टिव थे, तो पता चला 15,000 फ़ोन उस समय उस जगह पर एक्टिव थे। वहाँ पर पास में एक क्लब भी था। अलग अलग टीमें जांच करती हैं उन सारे फ़ोन की
कॉल्स, मैसेजेस इत्यादि खंगाले जाते हैं। फिर एक आदमी पर शक जाता है जो मोरक्को का रहने वाला था, जिसका नाम था मोहम्मद सीकरी। उस पर शक जाने की वजह यह थी कि उसने फ़ोन पर एक सेंटेंस बोला था। उसने बोला था, ओ गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिड नॉट किल हर। यह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और शिप से अपने देश मोरक्को जा रहा था। 4 दिसंबर को इसे बीच समंदर से शिप से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन लाकर इसे पूछताछ की जाती है। इसके पास एक वैन थी, वैन की तलाशी भी ली जाती है जिसमें एक गद्दा रखा हुआ था जिस पर खून लगा था। अब पुलिस को लगा कि यह केस तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन बाद में जब जांच की गई तो पता चलता है कि यह खून किसी और चीज़ का था। बाद में कुछ लोगों ने बयान दिया कि सीकरी क्लब में उसके साथ ही था। बाद में सीकरी को छोड़ दिया जाता है। इस दौरान यह खबर मीडिया में भी आग की तरह फैल गई और न्यूज़ में खबरें आ रही थी कि 13 साल की बच्ची लापता है। जिस किसी ने भी यह सुना अपनी तरफ से बच्ची की तलाश में जुट गए। सोचिए कितने अच्छे लोग हैं वहाँ के, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। नवंबर 2010 से फरवरी 2011 आ गया, 3 महीने बीत गए, लेकिन यारा का कहीं कोई अता पता नहीं चला। पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की कि यारा के घर वालों की किसी से दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन यह भी बेकार। यह लोग बहुत सीधे साधे थे, तो ऐसा होना नामुमकिन था। ठीक 3 महीने बाद यारा के घर से 10 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है, जिग्नोलो डी एसोला। वहाँ एक आदमी अपना ड्रोन उड़ा रहा था, तो वह ड्रोन अच्छे से उड़ नहीं रहा था, इसलिए वह उसे थोड़ा कम हाइट पे ही उड़ा रहा था। उसने अपने कैमरे में देखा कि झाड़ी में कुछ कूड़ा जैसा दिख रहा है। उसे कुछ डाउट होता है और वह पास जाकर देखता है तो वहाँ एक लाश पड़ी थी। वह घबरा जाता है और तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। यह फ़ोन भी मजिस्ट्रेट सुनती हैं और तुरंत क्राइम स्पॉट पर पहुँचती हैं। बॉडी लगभग डिकम्पोज हो चुकी थी। लाश से एक जैकेट मिलता है जिसकी कमर पर इलास्टिक लगा हुआ था, जो स्पोर्ट एकेडमी का लग रहा था। जैकेट के अलावा एक ट्रैक पैंट, एक शूज़, अंडरगारमेंट और एक आईपॉड और घर की चाबी, एक सिम कार्ड और एक बैटरी भी मिलती है, लेकिन फ़ोन का अता पता नहीं था। घर वालों ने भी यही हुलिया बताया था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लाश पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन बरामद हुए सामान से यारा के घर वालों ने उसे पहचान लिया कि यह उन्हीं की बेटी है। डीएनए से भी पता चल गया कि यह लाश यारा की ही थी। माँ बाप के लिए यह बद से बदतर था कि उनकी लड़की, जिसके लाखों सपने थे, जिम्नास्टिक में अपना करियर बनाना चाहती थी, किसने किया उसके साथ ऐसा। कपड़ों पर अनगिनत कट के निशान थे। आखिर इतनी निर्मम हत्या किसी ने क्यों की होगी यारा की? किसी ने क्या बिगाड़ा था? पोस्टमार्टम में पता लगा कि यारा के साथ रेप तो नहीं हुआ था, लेकिन किसी धारदार हथियार से उसके शरीर को कई जगह पर काटा गया था। यारा के गले में चूने के कुछ अंश मिलते हैं जो आमतौर पर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। अब पुलिस को शक था कि कातिल या तो बिल्डर होगा या वहीं काम करने वाला कोई मजदूर, या तो कोई ऐसा जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हो। लाश से मिले ग्लव्स और बैटरी पर कुछ निशान मिलते हैं जो ज़्यादा क्लियर तो नहीं थे। सबसे पहले पुलिस क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करवाती है, लेकिन हाथ खाली ही रहते हैं। अब पुलिस को उस इलाके में जाकर जांच पड़ताल करती है जहां से यारा गायब हुई थी और आसपास के संदिग्ध लोगों का डीएनए करवाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ साबित नहीं होता। यारा के घर वाले, उसके रिश्तेदार, उनके घर के आस पड़ोस में रहने वाले लगभग सभी के डीएनए टेस्ट करवाए जाते हैं। लगभग 22,000 लोगों के डीएनए टेस्ट कराए गए, लेकिन फिर से हाथ खाली। यह सब करवाने में 2 महीने बीत जाते हैं। बहुत सारे लोग एज ए वॉलंटियर्स भी काम कर रहे थे जो बिना पैसे के पुलिस की मदद कर रहे थे कातिल का पता लगाने में। डीएनए में लाखों रुपए खर्च हो रहे थे। पुलिस को पता चलता है कि यारा के अंडरगारमेंट पर कुछ खून के निशान मिलते हैं जो यारा के नहीं थे, तो शायद वो कातिल के होंगे। हो सकता है उसने यारा से ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हो। चाकू उसके हाथ में ही था, यारा ने उसका विरोध किया हो, तो हो सकता है चाकू उसे ही लग गया हो, जिससे खून की बूंदें यारा के कपड़ों में लग गई हों। यह भी हो सकता है जब चाकू कातिल को लगा हो तो गुस्से में उसने ही यारा का कत्ल कर दिया हो। बैटरी और ग्लव्स पर मिले डीएनए भी ज़्यादा स्पष्ट नहीं थे, लेकिन अंडरवियर पर मिले खून का डीएनए स्पष्ट था। जांच करने वाली टीम ने इस डीएनए का नाम दिया अननोन 1। पुलिस ने उन 22,000 लोगों के डीएनए से अंडरवियर पर मिले खून के डीएनए से मिलान किया, लेकिन मिलान नहीं हुआ। एक दिन युगेरी घटना वाली जगह के पास में एक क्लब देखती हैं।
तो सोचती हैं कि हमें यहाँ के लोगों का भी डीएनए करवाना चाहिए। हो सकता है कि घटना वाले दिन कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आया हो। मई 2011 में यारा का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। पूरी दुनिया ने इस बच्चे के लिए संवेदनाएं दी। पुलिस को भी खूब खरी खोटी सुनाई गई, क्योंकि अभी तक कातिल का कहीं कोई अता पता नहीं लगाया गया था। युगेरी ने फैसला लिया कि एक बार फिर से क्लब जाने का फैसला लेती हैं। क्लब में मौजूद हर किसी का डीएनए सैंपल लिया गया। पुलिस को लगा कि शायद अब बात बन जाए, क्योंकि क्लब में मिले मौजूद लोगों में से एक का डीएनए 95% मैच हो गया था। इसका नाम था डेमियानो। पुलिस ने पूछा कि तुम 26 नवंबर 2010 को कहाँ थे? तो वो बताता है कि उस समय वह नॉर्थ अमेरिका में था। उसके पास नॉर्थ अमेरिका में होने के कई सारे सबूत थे, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा इत्यादि। इसका मतलब यह था कि डेमियानो का कोई रिश्तेदार ही था, क्योंकि अननोन वन से इसका डीएनए 95% मैच हो रहा था। अब डेमियानो के परिवार के बारे में पता लगाया जाता है। पता चलता है कि डेमियानो की माँ औरा यही पास में रहती है और यारा के बारे में उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता चलता है डेमियानो की माँ यारा के घर में 10 सालों तक काम कर चुकी थी। औरा को इस घर से बहुत लगाव था, और जब यारा के घर पर काम करती थी तो यारा इनके पास आती और कहती, आप यह काम छोड़िए और मेरा यह नया स्टंट देखिए। ये यारा से कहती हैं, यह मत करो, तुम्हें चोट लग सकती है, और कह के औरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब पुलिस पगला जाती है कि देखिए हमने क्या क्या नहीं किया। 15,000 फ़ोन्स, 22,000 डीएनए, लेकिन घर के एक हेल्पर पर हमारी नज़र नहीं गई। पुलिस औरा को अननोन वन के डीएनए के बारे में कुछ नहीं बताती और औरा और डेमियानो के फ़ोन को टैप करना शुरू कर देती है। हफ्तों तक उन दोनों की कॉल्स, मैसेजेस इत्यादि सुने जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ संदिग्ध नज़र नहीं आता। लेकिन पुलिस को यकीन था कि कातिल इसी घर का कोई सदस्य है। अब पुलिस ने फैमिली ट्री के जरिए पता लगाने की कोशिश की, और इसी कोशिश में सन 2011 से 1815 तक का इतिहास खंगाल डाला। करीब 100 लोगों के नाम सामने आए। इनका जन्म, इनकी मृत्यु, सब कुछ पता किया गया, लेकिन कहीं कुछ सामने नहीं आया। युगेरी ने और पीछे जाने का फैसला लिया और 1716 तक का इतिहास ढूंढ निकाला। इन्होंने पता किया कि यह फैमिली गॉर्नो नाम के एक छोटे से गांव से निकली है। इस गांव में लगभग 1500-1600 लोग ही रहते थे। पता चलता है कि डेमियानो के एक और भाई थे, ग्यूसिफे, जिनकी 1999 में डेथ हो गई थी। युगेरी की टीम इनके घर पहुंचती है और ग्यूसिफे की विधवा पत्नी से बात करती है। बातचीत के दौरान वह महिला पुलिस को एक पोस्ट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देती है, जो ग्यूसिफे का था, जो ग्यूसिफे ने कहीं दूर से इसे भेजा था। पुराने समय में, या आज भी आपने देखा होगा कि लोग इन्वेलप को चिपकाने के लिए कभी कभी थूक का भी इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने देखा यह स्टाम्प भी ग्लू के बजाय थूक से चिपकाए गए थे। पुलिस ने वह लेटर ले लिया जिसमें पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस था। उसे लेकर वह सीधे फॉरेंसिक लैब आते हैं। फॉरेंसिक टीम लेटर स्टाम्प से सलाइवा निकालकर डीएनए की जांच करती है। पुलिस को डाउट था ग्यूसिफे ने इसको थूक से ही चिपकाया होगा। सलाइवा के डीएनए जांच से पता चलता है कि यारा के अंडरवियर पर मिले खून का डीएनए सलाइवा के डीएनए से 98% मैच हो रहा था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि ग्यूसिफे का ही कोई क्लोज रिश्तेदार कातिल है। पुलिस ग्यूसिफे के घर वालों का डीएनए टेस्ट करवाती है, जिसमें एक पत्नी और 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, लेकिन किसी से भी डीएनए मैच नहीं होता। अब पुलिस पूरी तरह से हताश हो जाती है, लेकिन युगेरी हार नहीं मानती। पहले डेमियानो मिला था, जिससे 95% डीएनए मैच हुआ, फिर उसकी माँ मिली, और फिर उसके चाचा ग्यूसिफे और उनके बच्चे, जिसमें ग्यूसिफे का डीएनए अननोन वन से 98% मैच हुआ, पर वो तो 1999 में ही मर चुके थे। पुलिस को लगा कि 13 साल पहले के सलाइवा के जांच में कुछ गलती हो सकती है, इसलिए ग्यूसिफे की डेड बॉडी निकलवा के भी उसका डीएनए टेस्ट फिर से करवाया जाता है। हालांकि उसमें सिर्फ हड्डियां ही शेष बची थी। ये डीएनए भी 98% मैच हो रहा था। अब एक बार फिर से ग्यूसिफे की हिस्ट्री निकाली जाती है। पता चलता है कि ग्यूसिफे पेशे से एक बस ड्राइवर था, जो फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों को लाया ले जाया करता था। दूसरे बस ड्राइवरों से बात करने पर पता चला कि ग्यूसिफे की एक महिला से दोस्ती थी, जिसकी 19 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी। उसकी अपने पति से नहीं बनती थी। यह भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी। इसका नाम था ईस्टर अर्जुफी। पुलिस ने इसके बारे में पता लगाया तो पता चलता है कि इनके 2 जुड़वा बच्चे थे। यह दोनों बच्चे ग्यूसिफे के ही थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम मशीमो था, इसकी शादी हो चुकी थी और 3 बच्चे भी थे।
यह महफिलों में ही रहता था। यह वही जगह है जहां से यारा गायब हुई थी। पुलिस अब महफिलों जाती है। अब तक 2014 आ गया था। मशीमों को ढूंढा गया क्योंकि सबूत के तौर पर सिर्फ डीएनए ही था और डीएनए टेस्ट के लिए मशीमों की रजामंदी जरूरी थी। अगर उसे भनक लग जाती तो वह अपना डीएनए टेस्ट नहीं करवाता, क्योंकि अब 2011 की तरह बिना किसी की अनुमति के उसका डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता था। युगेरी ने अपना दिमाग दौड़ाया और उसी एरिया में ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान चलाया। गलियों में बैरिकेड लगा दिए गए और ब्रेथलाइजर मशीन से जांच शुरू हुई कि कभी न कभी मशीमो वहां से निकलेगा। और एक दिन मशीमो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वह शराब पी के कहीं जा रहा था। उसका भी डीएनए टेस्ट हुआ। टेस्ट को 2 बार लिया गया और यह पक्का करने के लिए कि उसका डीएनए अच्छी तरीके से आ जाए। तुरंत ही सैंपल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। थोड़ी देर में डीएनए रिपोर्ट आ गई। इसका डीएनए यारा के अंडरवियर पर मिले खून के डीएनए से 100% मैच हो गया। पुलिस इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया जाता है कि 4 साल पहले 13 साल की बच्ची यारा गैम्बिरेशियो के हुए कत्ल के कातिल को 15 जून 2014 को पकड़ लिया गया। इसका नाम है मशीमो बोसिटी। इससे पूछा जाता है कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा था, तो यह बताता है कि मैं उस लड़की को आते जाते देखता था तो मेरे मन में उसको लेकर गलत ख्याल आने लगे। एक शाम को मौका पाकर अपनी गाड़ी में मैंने उसे किडनैप कर लिया। मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वह मेरा विरोध करती रही। इस गुस्से में मैंने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जब मुझे लगा कि उसकी मौत हो गई है तब मैंने उसे 10 किलोमीटर दूर एक मैदान में उसकी लाश को झाड़ी में फेंक दिया। वह लड़की उस समय जिंदा ही थी। फिर मैं वापस आ गया। मशीमो ने फ़ोन को स्विच ऑफ कर रखा था, इसलिए पुलिस इसे ट्रैक नहीं कर पाई। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए